हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें समस्त शक्तियाँ एक ही हाथों में या एक अंग में या एक से अधिक अंग में केंद्रीय सरकार में निहित होती है। यहाँ पर स्थानीय जो सरकारें होती हैं उनको केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है अपनी शक्ति के लिए, और एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता पाई जाती है और यह छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संघ और राज्यों में या संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, और यह विभाजन संविधान के द्वारा ही कर दिया जाता है। अर्थात राज्य या संघ की इकाइयाँ केंद्र से शक्ति प्राप्त ना करके सीधे संविधान से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था अधिकतर उन देशों में पाई जाती है जो विशाल होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या, नस्ल, धर्म, जाति आदि में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, और जो बहुत छोटे छोटे राज्यों का जो एक समूह होता है उनको एकता के सूत्र में बांधते हुए, अर्थात निर्बल राज्यों को सबल बनाने की प्रक्रिया या दिशा में एक कदम संघात्मक शासन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। चाहे हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें कि जहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात एक गठबंधन होता है, एक इकाइयाँ एकत्रित होती है, एकता के सूत्र में बनती है और संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होती है। अगर हम अपने भारत की बात कहें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत भी बहुत छोटे छोटे उसमें राज्यों में बटा हुआ था, और इसी का फ़ायदा उठाकर हम 200 वर्ष तक अंग्रेजों के उपनिवेश रहे। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश के नीति निर्माता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़े, और उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना बेहतर समझा। अर्थात पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधना संघात्मक व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो पाया। तो हम बात करते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो जहाँ पर संविधान के द्वारा ही केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन या वर्गीकरण कर दिया जाता है, और ऐसा प्रबंध भी कर दिया जाए कि दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि भारत के संविधान में सूची के माध्यम से, अर्थात लिस्ट सिस्टम के माध्यम से जो पावर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, जैसा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर प्रत्येक संघ अपनी सूची में निहित विषयों पर ही कानून बनाएगा, राज्य अपनी सूची में निहित विषयों पर ही कानून बनाएगी, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। अगर हम गार्डनर की परिभाषा देखें तो उसके अनुसार संघ एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एक ही प्रभु शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। इसी प्रकार से डायसी के अनुसार संघात्मक राज्य कैसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। अर्थात अ फेडरल सिस्टम इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीवर्स intended to recognize national unity with the maintenance of state rights। हम इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी परिभाषा है प्रभु शक्ति का दोहरा प्रयोग, अर्थात सोवरेन पावर का
दोहरा प्रयोग। दोहरा प्रयोग कैसे? एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय सरकार अपनी विषयों को जो उसे प्रदान किए गए हैं उनमें उनके कानून बनाती है, और इसी प्रकार से राज्य सरकार भी अपने जो राज्य सूची में दिए गए विषय हैं उन पर कानून बनाती है और एक दूसरे से ये स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर संघात्मक राज्य के शासन व्यवस्था में जो इकाइयाँ होती हैं उन्हें, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये केंद्रीय सरकार से अपनी शक्ति प्राप्त न करके सीधे संविधान से ही प्राप्त करती हैं, और किसी भी प्रकार से केंद्रीय सरकार के अधीन न होकर केंद्रीय सरकार के समान ही, इक्वलिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ही वैधानिक महत्व की होती हैं। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ विषय केंद्र को दे दिए जाते हैं, कुछ विषय राज्यों को दे दिए जाते हैं, और जो कुछ विषय होते हैं जिस पे दोनों कानून बना सकती है तो दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसी होती है संविधान की सर्वोच्चता? क्योंकि यहाँ पर एक कहना चाहिए कि जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, समझौता होता है जिसके तहत शासन स्थापित होता है, और यह समझौता संविधान में निहित होता है, और संविधान में इस समझौते की परिवर्तन विधि का भी उल्लेख होता है। तो संघात्मक राज्य के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है, और केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करते हैं जो कि संविधान की धाराओं के या उसके किसी एक पैराग्राफ के प्रतिकूल हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमसी ऑफ द जुडिशियल। सभी संघ राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य संविधान की न केवल व्याख्या करना अपितु संविधान के प्रावधानों की रक्षा करना भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ही केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार या दो से अधिक किसी भी राज्य के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में निपटारा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। और इसी प्रकार से अगर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई भी प्रतिकूल कानून बनाए जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार भी किसे होता है? न्यायपालिका को ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। लास्ट हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप। जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, वहीं पर संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता से यह तात्पर्य है एक नागरिकता पूरे देश की और दूसरी नागरिकता उस प्रांत या राज्य की जहाँ का कि वह निवासी हो। जैसे कि अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक तो अमेरिकी नागरिकता और एक उस राज्य की नागरिकता जहाँ का कि वह निवासी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती है, क्योंकि भारत के सुरक्षात्मक, एकात्मक और एकता के सूत्र को में बंधे रहने के कारण यहाँ पर दोहरी नागरिकता की अपेक्षा इकहरी नागरिकता को बनाए रखने में ही समझदारी दिखाई गई थी और भारत में इकहरी नागरिकता ही स्थापित की गई। तो यहाँ पर यद्यपि यह आवश्यक तत्व भी नहीं है, लेकिन अधिकांश जो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हैं वहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। फ्रेंड्स, कल हम इसके गुण और दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।